बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा मुझे इंडिकेट कर दें कि मेरी आवाज़, स्क्रीन और कैमरा ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं। चलिए जी, बेहतरीन भैया। आज के दिन हमने शुरू करना है अपना ऑफर का पार्ट। अब ऑफर हमने कल पढ़ा था कि when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing, यानी जब एक इंसान अपनी रजामंदी शो करता है, अपनी रजामंदी शो करता है किसी और को किस चीज की, कुछ करने की या किसी काम से रुकने की, with the view to obtaining the assent of the other person। ठीक है ना, ताकि वो अगले की रजामंदी ले सके कि जो काम मैंने करना है या जो काम जिससे मैंने रुकना है उस पे। तो ये समझा जाता है कि उसने एक प्रपोजल दिया है। प्रपोजल को ऑफर भी कहा जाता है। ये तो डेफिनेशन हमने कल पढ़ ली थी। अब बात करते हैं इसके एसेंशियल्स की। एसेंशियल का जब भी वर्ड आएगा तो इसका हमेशा, हमारे सब्जेक्ट में इसका हमेशा ये मतलब होगा कि अगर, जैसे एसेंशियल्स ऑफ ऑफर लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट्स पूरे होते हैं तो हम कहेंगे कि ऑफर वैलिड है। अगर इनमें से एक भी पॉइंट पूरा नहीं होता, हम समझेंगे कि ऑफर नहीं है। ऐसे ही एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस आएगी, उसके नीचे पॉइंट्स होंगे। तो उन पॉइंट्स में से अगर एक भी पॉइंट पूरा नहीं होता तो समझा जाएगा कि एक्सेप्टेंस नहीं हुई। सारे पूरे हो जाएं साइमल्टेनियसली, समझा जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो गई है। ठीक है, तो एसेंशियल्स का हमारी तरफ ये मतलब हुआ करेगा। अब जब देख लेते हैं एसेंशियल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। सबसे पहला पॉइंट है, ऑफरर कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। ये हमने कल एस्टेब्लिश कर लिया था कि आपने अगर किसी के साथ, आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इट शुड बी विद समवन एल्स। ठीक है ना, आप अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप अपने साथ नहीं कह सकते कि मैं ये करूंगा और अगर मैं ये ना कर सका तो मैं खुद को अदालत ले जाऊंगा। ठीक है ना, तो आप अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेकंड पे आता है सर्टेन एंड डेफिनेट। सर्टेन एंड डेफिनेट का मतलब उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में होता है। टर्म्स एंड कंडीशंस। अब टर्म्स एंड कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकती हैं, विद रिस्पेक्ट टू प्लेस भी हो सकती हैं, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी हो सकती हैं, विद रिस्पेक्ट टू कंसिडरेशन भी हो सकती हैं। कुछ भी हो सकता है। मतलब आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस सर्टेन होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको अपनी कार बेचूंगा और मेरे पास दो गाड़ियां हैं। हमारी सर्टेन एंड डेफिनेट वाली, डेफिनेट क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एम्बिग्विटी आ गई है। मेरे पास दो गाड़ियां हैं, मैंने आपसे कहा मैं आपको एक गाड़ी बेचूंगा, कौन सी ये मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। एम्बिग्विटी आ गई है, डाउट आ गया यहाँ पे। मैंने आपसे कहा है कि मेरे पास दो गाड़ियां हैं, एक है कहते हैं टूसन और एक है इलेंट्रा। मैं इन दोनों में से एक गाड़ी आपको बेचूंगा और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको टूसन बेचूंगा। कितने की बेचूंगा ये नहीं बताता, मैं कह देता हूँ कि ठीक है, कितने अच्छी अच्छी प्राइस पे बेच दूंगा। दिस इज नॉट अ डेफिनेट आंसर, दिस नॉट, द प्राइस इज नॉट सर्टेन इन दिस दिस इंस्टेंस। मैं आपको प्राइस सर्टेन करके बता देता हूँ। मैं आपको यही नहीं बताता कि मैं आपको कब बेचूंगा, आज बेचूंगा, कल बेचूंगा, परसों बेचूंगा, 2 साल बाद बेचूंगा। तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस सर्टेन होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। अब डेफिनेट की बात तो हमें समझ आ गई। सर्टेन, सर्टेन की बात है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन का मतलब है जो हो, जरूर हो। ठीक है ना, अब मैं आपसे सर्टेन ये चीज कहता हूं कि मैं आपको बेचूंगा, समझ आती है। मैं आपको ये कहूं कि शायद मैं आपको बेचूंगा, दिस इज नॉट सर्टेन। मैं आपसे कहूं कि अगर कहते हैं कोई एक अनसर्टेन चीज हो जाएगी,
जिसका हमारे कॉन्ट्रैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो हो जाएगी तो मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। दिस इज नॉट सर्टेन। मैं आपसे किसी ऐसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ जो खुद सर्टेन नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको खुशियां दूंगा। ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस इज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। हर इंसान के लिए खुशी डिफरेंट चीज होती है। मैं आपसे इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता कि मैं आपको खुशियां दूंगा, बिकॉज खुशी इज नॉट समथिंग विच इज सर्टेन। तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस में एम्बिग्विटी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। आपकी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन सर्टन होनी चाहिए और डेफिनेट होनी चाहिए। यहाँ पे अब एक और चीज आती है, एक टर्म यूज की जाती है, केपेबल ऑफ बीइंग सर्टन एंड डेफिनेट। अब केपेबल ऑफ बीइंग सर्टन या डेफिनेट का क्या मतलब होता है? हमने कहा कि मैं तुम्हें मैंने कहा कि मैं ट्यूशन बेचूंगा, ये सर्टेन हो गया। मैंने कहा कि मैं प्राइस 40 मिलियन की बेचूंगा, ये भी सर्टेन हो गया। अगर मैं कहता हूं कि मैं प्राइस नहीं बता रहा, लेकिन एक मिस्टर ए है, वो प्राइस बताएगा, जो प्राइस मिस्टर ए कहेंगे उस पे मैं आपको बेच दूंगा। नो, दिस इज नॉट अ सर्टेन प्राइस, but is it capable of being certain? Yes. You can ask Mr. A for the price and he will tell you, so it is capable of being certain. ठीक है। मैं आपसे एक फ्यूचर टाइम का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। मैं आपसे ये नहीं कहता कि मैं आपसे कल कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, मैं आपसे कहता हूँ कि मैं मिस्टर ए की डेथ पे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। It is a future time, it's an uncertain time, but is it capable of being certain? Yes. Why? Because Mr. A will die one day. ठीक है ना। इनकी मौत एक दिन वाकया हो ही जानी है, जिसकी वजह से हमारा टाइम केपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन हो जाता है। हाँ, ये चीज सिर्फ डेथ पे काउंट होती है, बिकॉज द ओनली सर्टेन थिंग इन लाइफ इज दैट इट्स गोइंग टू एंड वन डे। तो ये चीज मोस्टली सिर्फ डेथ पे ही काउंट होती है। हाँ, बहुत सुपर ऑब्वियस चीज हो कि हाँ भाई फ्यूचर टाइम है जो सर्टेन किया जा सकता है, तो फिर समझी जाती है बात। लेकिन एक टाइम जो कि आना ही आना है, उसके अंदर नॉर्मली हम डेथ को लेते हैं। ठीक है। उस पे हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो टाइम आना ही है, तो इसको हम केपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन कह सकते हैं। तो इफ टर्म्स एंड कंडीशंस आर सर्टेन एंड डेफिनेट और आर केपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन एंड डेफिनेट, तो हम समझेंगे कि ये वाला एसेंशियल हमारा पूरा हो रहा है, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मुझे बताएं इन दोनों पॉइंट्स में आपको कोई इशू? चलें जी, बेहतरीन हो गया। फिर हम आगे आ जाते हैं कंडीशनल। ऑफर कंडीशनल हो सकती है, आप उसमें कोई स्पेशल कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन फिर अगर वो स्पेशल कंडीशन नॉन कन्वेंशनल है तो आपको बताना पड़ता है कि मैं ये स्पेशल कंडीशन लगा रहा हूँ। विद ऑफर में बी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा अपनी गाड़ी का, तो द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन माय हाउस। ठीक है। या कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन माय ऑफिस। इस तरीके से मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं। मैं अगर चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको मेरे घर आना पड़े या मेरे ऑफिस आना पड़े, तो इट इज नॉट इम्प्लाइड कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपने मेरे पास आना है। ठीक है, ये बगैर बताए आपको नहीं समझ आ सकती। सो इफ अ स्पेशल कंडीशन इज imposed, इट शुड बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। उसको बताना पड़ेगा कि भैया तुमने इस तरीके से काम करना है। मैं हो सकता है कहूँ कि मैं तुम्हें ऑफर भेज रहा हूँ बाय लेटर, लेकिन मुझे इसका रिस्पॉन्स तुमने ईमेल के थ्रू करना है। अब वो अगर लेटर के थ्रू रिस्पॉन्स कर देता है तो इट्स समथिंग विच आई स्पेसिफिकली टोल्ड हिम कि आपने नहीं करना। ठीक है ना, आपने मुझे ईमेल के थ्रू रिस्पॉन्स करना है, तो मैं वो बताऊंगा।
अब नॉर्मली नहीं है, मैं तो उसे खत लिख रहा हूँ, उसका भी समझ आता है कि वो मुझे खत लिखे, लेकिन आई वॉन्ट हिम टू कम्युनिकेट टू मी थ्रू ईमेल, तो मैं उसको ये स्पेशली कम्युनिकेट करूंगा कि तुम मुझे जवाब ईमेल में दोगे, तुम मुझे लेटर नहीं लिख के दोगे। फिर अगली चीज आती है इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। इनविटेशन ऑफ एन ऑफर एक ऐसी स्पेशल टाइप होती है जिसके अंदर आप अगले को कन्विंस कर रहे हैं कि वो आपको आके ऑफर करे। मैं आपको इसकी मिसाल दे, आप आजकल ईद की शॉपिंग कर रहे होंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप कपड़े देखने के लिए गए होंगे। जे डॉट हो गई आपकी, सैफायर हो गई, क्रॉस कल्चर होगी, वगैरह वगैरह। यहाँ पे इन सारी वेबसाइट्स के अंदर क्या कहते हैं कॉमन होता है, इन्होंने प्राइस लिखी होती है साथ। प्राइस लिखी होती है, क्वालिटी का उसमें कितने स्टफ वगैरह लिखा होता है अपने, वो सब कुछ लिखा होता है। आप क्या करते हैं, आप एक आइटम सेलेक्ट करते हैं, उसको ऐड टू कार्ट करते हैं, प्रोसीड विद चेकआउट करते हैं और वहां से खरीद लेते हैं। तो इट इज समथिंग कि उन्होंने ऑफर किया और आपने वो एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद आपने वो चीज खरीद ली। कभी आपका कहते हैं गुजर हो ब्राइडल वेबसाइट्स के साथ, जहाँ पे मुझे नहीं पता कि ब्राइडल कौन से वाले ब्राइडल स्पेलिंग होते हैं, तो कोई खातून अगर गुस्सा कर जाएंगे, मैंने वो घोड़े वाली ब्राइडल लिख दी है यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा ही नहीं। आपने कभी लहंगे की शॉपिंग करनी हो, कभी कहते हैं जो शादी के लहंगे होते हैं, मोस्टली लग्जरी वेबसाइट्स के ऊपर प्राइस नहीं लिखी होती। लिखा होता है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टेक्ट अस। अब ये वेबसाइट है, ये पूरी वेबसाइट है, इसके ऊपर प्राइस नहीं लिखी हुई, तो आप कैसे खरीदेंगे? आप उस जगह जाएंगे, जाके आप उनको एक ऑफर करेंगे कि मैं ये वाला लहंगा इतने का खरीदना चाहता हूँ। फिर आपकी निगोशिएशन होगी वगैरह वगैरह, वो एक अलग चीज है। लेकिन यू आर गोइंग टू गो टू देयर ऑफिस एंड यू आर गोइंग टू मेक एन ऑफर, व्हाई? बिकॉज दे अट्रैक्टेड यू इन इट। उन्होंने आपको अट्रैक्ट किया है अपनी कितना, अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपनी पिक्चर्स वगैरह के थ्रू, कि आप आए और आप आके ऑफर करें। उनका ये करना आपको इनविटेशन ऑफ ऑफर था। उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दी और उस इंफॉर्मेशन के एवज उन्होंने कोशिश की कि आप उनको ऑफर करें। इट इज एन इनविटेशन ऑफ ऑफर। पढ़ भी देते हैं क्या लिखा हुआ है। एन इंटेंशन ऑफ अ पर्सन टू इनवाइट अदर्स विद अ व्यू टू एंटर देम इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? आप क्या कर रहे हैं, आप एक इंटेंशन शो कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं इस चीज पे ताकि लोग आपके साथ ऑफर, आपको ऑफर करें आके। पर्पज ऑफ सच इनविटेशन इज टू सर्कुलेट इंफॉर्मेशन ऑफ हिज रेडीनेस टू डू ट्रांजेक्शन। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो तैयार बैठे हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि किसी वक्त आप आए और आप आके उनको ऑफर करें। ये होती है इनविटेशन टू ऑफर। इट इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद ऑफर, ये ऑफर नहीं होती। ठीक है ना? आप कहते हैं इसको एज एन ऑफर कंसिडर नहीं कर सकते। व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट एक्सेप्टेंस, यू आर मेकिंग एन ऑफर टू देम। दे हैव इनवाइटेड यू टू मेक देम एन ऑफर। इट इज नॉट एन ऑफर, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर इन एनी वे। ठीक है? ये किसी भी तरीके से ऑफर नहीं कहलाई जा सकती। इसको हमने हमेशा इनविटेशन टू ऑफर कहना है, इसको हमने ऑफर नहीं कहना। मुझे बताइए इनविटेशन टू ऑफर वाले पॉइंट में कोई इशू? चलें जी, बेहतरीन हो गया। फिर उसके बाद बात आती है कम्युनिकेशन की। आपने कहा कि मैं आपको गाड़ी बेचना चाहता हूँ, पर आपने कहा अपने दिल में, तो अगले को तो नहीं पता लगा। ठीक है ना? जिसको आपने ऑफर की है उसको पता होना चाहिए कि हाँ भी मुझे ऑफर की गई है। उसको इतना हक होता है कि वो उसे पता हो कि हाँ भी मुझे ऑफर की गई है। तो आपकी ऑफर कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ऑफरी को वो ऑफर कम्युनिकेटेड भी हो। मैं दिल में रख के बैठ जाऊं कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा,
जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं, तब तक समझा नहीं जाएगा कि मेरी ऑफर कम्युनिकेट हुई है। अच्छा जी, मैंने आपको बता दिया, बस बताया इतनी आवाज से कि सामने खड़े आपको भी मेरी आवाज नहीं आई। इट इज नॉट एन ऑफर। वाई? बिकॉज इवन दो आई सेड द वर्ड्स, आई स्पोक दोज वर्ड्स, यू डिड नॉट कम टू फाइंड कि हाँ भाई ये मुझसे बात की गई है। मैंने आपके सामने खड़े होकर बोले हैं, लेकिन आवाज मेरी इतनी आहिस्ता थी कि आपको आवाज ही नहीं आई। तो फिर नहीं समझा जाएगा। इट शुड कम टू योर नॉलेज कि कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। आपको पता ही नहीं है कि मैंने ऑफर की थी, तो आपने क्या रिस्पॉन्ड करना उसका मुझे? ठीक है ना? तो ये चीज आपने कहते हैं देखनी है कि ऑफरी को भी पता हो कि हाँ भी मुझे ऑफर की गई है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ऑफर करनी है और उसको दिल में लेके बैठ जाना है। हाँ भाई, इसको मैंने ऑफर की हुई है। नहीं, आपने बोलना है। और आपने बोलना भी इतनी आवाज से है कि अगली को आवाज जाए, या आप उसको लेटर लिखते हैं। ठीक है ना? अगले को जब तक पता नहीं होगा, ऐसा समझा जाएगा कि आपने ऑफर नहीं की। फिर इट इज मेड बाय, कहते हैं of the offer made by post, the communication is कहते हैं will be complete when the letter reaches the offeree। ठीक है ना? कॉमन कहते हैं बात लगती है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कहा था कि कम्युनिकेशन उस वक्त कंप्लीट होगी जिस वक्त नॉलेज, कहते हैं ऑफरी की नॉलेज में बात आए। तो अगर आप लेटर के थ्रू ऑफर कर रहे हैं, तो जिस वक्त तक उसको ऑफरी को लेटर मिलता नहीं, तब तक उसके नॉलेज में ये बात नहीं आ सकती। तो फिर जिस वक्त उसको ये लेटर मिल जाएगा, समझा जाएगा ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। ऑफर कैन बी मेड बाय वर्ड स्पोकन, रिटन और थ्रू कॉन्टेक्ट ऑफ अ पर्सन। ये हम ऊपर पढ़ आए हैं जिस वक्त हमने इम्प्लाइड कहते हैं पढ़ा था। ये जब हमने पढ़ा था इम्प्लाइड प्रॉमिस, हमने उस वक्त ये चीज कंफर्म कर ली थी कि ऑफर कैन बी मेड बाय वर्ड्स। अल्फाज में भी किया जा सकता है, अल्फाज के बगैर। अल्फाज का मतलब है लिखे हुए अल्फाज या बोले हुए अल्फाज। ठीक है ना? तीसरी किस्म मेरे ख्याल से कोई नहीं होती। तो लिखे हुए अल्फाज आप खत के थ्रू कर दें, ईमेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें, कुछ कर दें, या आप खुद बोल दें, या फिर अपने कॉन्डक्ट से ऑफर कर दें। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि एक बस बस स्टॉप पे आके खड़ी हो रही है। उनका बस स्टॉप पे आके खड़े होना एक ऑफर थी। आपका उसके अंदर बैठ जाना ये एक्सेप्टेंस थी। तो नो वर्ड्स वर स्पोकन येट द स्टॉपिंग ऑफ अ बस ऑन अ बस स्टॉप इंडिकेटेड दैट द बस वांटेड टू मेक एन ऑफर टू द पर्सन्स हु आर सिटिंग ऑन द बस स्टॉप। ये थे हमारे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मुझे बताएं इनके अंदर कोई इशू? सेकंड वन, purpose of such invitation is to circulate information of his readiness to do transaction। लेट से आपका आपका एक कहते हैं आपकी वेबसाइट है। ठीक है? आप क्या करते हैं? आप कपड़े बेचते हैं। आपने वहां पे कपड़ों की तस्वीर क्यों लगाई हुई है? वाई? बिकॉज यू यू सेल क्लोथ्स। ठीक है ना? आप कपड़े बेचते हैं, इसलिए आपने कपड़ों की तस्वीर लगाई है। अच्छा, आप खवातीन के कपड़े बेचते हैं, क्या आप मर्दों के कपड़ों की पिक्चर लगाएंगे अपने वेबसाइट पे? नहीं। ठीक है ना? कॉमन सेंस की बात है। अगर आप खवातीन के कपड़े बेचते हैं, तो आप मर्दों के कपड़ों की तस्वीरें नहीं लगाएंगे। आप खवातीन के कपड़ों की तस्वीरें क्यों लगाएंगे? ताकि उन अवाम को पता लग सके कि ये प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। ठीक है ना? आप ये लगा रहे हैं तस्वीरें ताकि अवाम को पता लग सके कि मेरे पास ये वाले प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है ना? अब अवाम को पता चल गया कि आपके पास ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, और नीचे कोई प्राइस नहीं लिखी हुई, लेकिन वो चीज इतनी खूबसूरत है कि लोग लेना चाहते हैं। क्या करें? कहते हैं हसरत करते हैं सारी जिंदगी के मैं कुछ खरीदना चाहता था लेकिन खरीद नहीं सका, अपने ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सका। नहीं। क्या करेंगे? नीचे आपका एड्रेस लिखा होगा, आपके एड्रेस पे चले जाएंगे और कहेंगे कि हाँ मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए।
या आपको कॉल कर देंगे। आप अगर अपने कम्युनिकेशन के लिए कुछ नंबर दिया हुआ है अपने, आपको कॉल कर देंगे कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। अब यहाँ पे आपने लगाई तस्वीर अपने प्रोडक्ट्स की, आपका क्या मकसद था? क्या आप बेचें? ऑब्वियसली आपका ये मकसद था कि आप बेचें। अब आपने नीचे प्राइस नहीं लिखी, तो क्या आपका ये मकसद बन जाएगा कि आप लोगों को ट्रोल करना चाह रहे हैं, या आपका ये मकसद बनेगा कि लोगों तक इंफॉर्मेशन जाए कि मेरे पास ये वाली चीजें हैं? ठीक है ना, आपका ये मकसद है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे पास है। ये प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो लोगों को अगर ये प्रोडक्ट चाहिए वो आप तक कम्युनिकेट करेंगे। आपने अवामुन नास को बता दिया कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, किसी को चाहिए मेरे से कांटेक्ट करें। यही होता है इनविटेशन टू ऑफर में, कि आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट है। अब अवाम आती है और आके आपके साथ कम्युनिकेट करती है कि आई एम विलिंग टू पे दिस मच फॉर दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको आप इनविटेशन टू ऑफर कहते हैं। और कोई क्वेश्चन? जी कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें फिर आगे चलते हैं। लैप्स ऑफ ऑफर। एन ऑफर इज लैप्स्ड इन फॉलोइंग वेज। कैसे? रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस। मैं आपको ऑफर करता हूं कि मैं आपको अपनी टूसन बेचूंगा, अभी आपने हाँ नहीं किया, मैं कहता हूं कि अब मैं आपको अपनी टूसन नहीं बेचूंगा। ठीक है ना? लैप्स ऑफ ऑफर का मतलब है किन मामलात में ऑफर खत्म हो जाती है। मैं स्पेसिफिकली आपको कह देता हूं कि मैं अपनी टूसन आपको नहीं बेचूंगा। ऑफर। लैप्स ऑफ टाइम। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने मेरी टूसन खरीदनी है, अगले 2 दिन के अंदर मुझे रिप्लाई करें। 2 दिन में रिप्लाई नहीं आया, ऑफर खत्म। अच्छा जी, मैंने आपको नहीं कहा कि 2 दिन में रिप्लाई करें। मैंने आपको बेचना है मिल्क, मैंने आपको दूध बेचना है, खालिस दूध बेचना है। और मैंने आपको नहीं कहा कि कितने दिन में रिप्लाई करना है। क्या मुझे बताएं कि मुझे अर्जेंसी हो सकती है दूध बेचने की? इसलिए हो सकती है। ठीक है ना? दूध खराब हो जाने वाली चीज है, पेरिशेबल चीज है। अगर ये जल्दी नहीं बिका तो ये खराब हो जाएगा। ना मेरे किसी काम का, ना आपके किसी काम का, आप खरीद भी नहीं सकेंगे उसे और मुझे नुकसान हो जाएगा। तो मैं अगर आपको कहूं कि मैं आपको दूध बेचना चाहता हूं, आप 2 हफ्ते सोचते रहें कि हाँ भाई दूध खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। अब बात ये आती है कि रीजनेबल टाइम होता है पेरिशेबल गुड्स का, जिसके अंदर अंदर उन्होंने फरोख्त हो जाना होता है। मैंने आपको कहा है कि आपने मुझे बताना है, अगर आपने दूध परचेज करना है तो इनहेरेंटली, इम्प्लाइडली एक क्लॉक इसके ऊपर खुद ही सेट हो जाती है। वाई? बिकॉज मिल्क कैन गो बैड। ठीक है ना? अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो दूध ने तो किसी वक्त खराब हो जाना है। उसकी लाइफ को देखते हुए डिटरमिन करेंगे। दूध मेरे ख्याल से शायद 2 दिन बड़ी मुश्किलों से सही रहता है। तो 2 दिन अगर गुजर गए और आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, मैं समझूंगा कि आपने नहीं खरीदना। मैं ये दूध कहीं और बेच सकता हूँ। ठीक है ना? अब सब्सिक्वेंटली आप 2 हफ्ते बाद आके ये नहीं कह सकते कि हाँ भी मैं आपसे दूध परचेज करना चाहता हूँ, आपने मुझे ऑफर की थी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और अब अगर आपने मुझे दूध ना बेचा तो मैं आपको अदालत ले जाऊंगा। नहीं। वाई? बिकॉज आपने 2 हफ्ते लगाए हैं फॉर समथिंग दैट कैन गो बैड इन 2 डेज। तो अगर टाइम वो कहते हैं वो है कि पेरिशेबल गुड्स वगैरह हैं, तो एक रीजनेबल टाइम के बाद समझा जाएगा कि ये ऑफर खत्म हो चुकी है। सेम गोज विद, अगर पेरिशेबल चीज नहीं भी है, मैं अपनी ट्यूशन की बात कर लेता हूँ आपसे। मैं अपनी ट्यूशन अगर आपको बेचना चाहता हूँ, और आप 2 साल ले रहे हैं सिर्फ ये सोचने के लिए कि मैंने गाड़ी खरीदनी है कि नहीं खरीदनी, तो भाई रीजनेबल तो नहीं है टाइम। मेरे कोई समझ नहीं आती कि आप 2 साल ये सिर्फ यही सोच रहे हैं कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी करना है कि नहीं करना। तो ये वाला काम नहीं करना आपने। आपने आराम सुकून से या खरीदनी है या नहीं खरीदनी। रीजनेबल टाइम कैन बी
इन दिस केस मे बी अ मंथ, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। फिर डेथ या इंसैनिटी ऑफ ऑफरर। ऑफरर ने कहा कि मैं अपनी टूसन बेचना चाहता हूँ। आपकी एक्सेप्टेंस से पहले ऑफरर मर गया। अब अगर ऑफरर मर गया है तो टूसन किसकी है? अब उसके लीगल वर्सा की है। लीगल वर्सा ने आपको ऑफर नहीं की थी। आपको किसने ऑफर की थी? उस बंदे ने जो कि मर गया। तो अब वो बंदा ही नहीं है जिसने ऑफर की थी, तो आप एक्सेप्ट क्या करेंगे? या इनसेन हो जाए, ठीक है ना, पागल हो जाए। और एक पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इंसान जो अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकता, कानून कहता है कि आपने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि ये अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकता। If the fact of death or insanity comes to the knowledge of acceptor before acceptance, ठीक है ना, आपको भी कितने जो आपने, आपको एक इंसान ने ऑफर की है, मैं अपनी गाड़ी आपको बेचना चाहता हूँ, ठीक है। आपको 2 दिन बाद आपने सुनी है न्यूज कि ये बंदा पागल हो गया, ये बंदा मर गया है। अब वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। आपको पता ही नहीं चला होगा। ये भी कंडीशन आती है कि आपको पता ही नहीं चला कि एक बंदा मर गया है। आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, उसने कहा था बाय लेटर मुझे एक्सेप्टेंस लेटर भेज देना, आपने बाय एक्सेप्टेंस कहते हैं, बाय लेटर आपने एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया। और आपको पता ही नहीं कि जिस भाई साहब ने मुझे ऑफर की थी वो मर चुके हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि आपको तो नहीं पता। ठीक है ना, आप तो एक इनोसेंट पार्टी हैं, आपको नहीं पता, तो आपकी ऑफर लैप्स नहीं होगी। लेकिन अगर आपको पता चल जाए ये बंदा मर चुका हुआ है, ये बंदा पागल हो चुका हुआ है, फिर ऑफर खत्म हो जाएगी। मुझे बताएं, 1, 2 और 3, इन पॉइंट्स में कोई इशू? जी, अगर नहीं पता तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लीगल वर्क आगे साथ ही हो जाएगा। चलें जी। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन कितने प्रेसिडेंट टू दी ऑफर। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि ऑफर आपकी कंडीशनल भी हो सकती है। मैं आपको कह सकता हूँ कि मैंने आपने ईमेल में, ईमेल के थ्रू अपने इसका इसकी एक्सेप्टेंस देनी है, या इसकी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी सारी नेगोशिएशन मेरे घर पे होगी। अगर आपने ये कंडीशंस पूरी नहीं की, ऑफर पूरी खत्म कर सकता। ठीक है ना, मैं आपसे कहा था कि आपने ईमेल के थ्रू रिप्लाई करना है, आप लेटर के थ्रू रिप्लाई कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि भाई ये बंदा इस काबिल ही नहीं है कि मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँ। इसको तो छोटी छोटी बात नहीं समझ आ रही, ये क्या मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा? इस काबिल नहीं है कि मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँ। मैं खत्म करूँ इसके साथ, मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता। तो ये भी किया जा सकता है अगर आप, लेकिन इसके एक तरीका होता है, एक इसकी स्टेप्स होते हैं। अगर आपने, मैंने आपको कहा कि भाई ईमेल आपने मुझे इसका एक्सेप्टेंस लेटर देने कितने एक्सेप्टेंस देनी है, आपने लेटर लिख दिया, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मेरा काम है कि मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि मुझे ईमेल के थ्रू भेजें। ठीक है ना, ऐसे मुंह उठा के मैं नहीं किया जना कि बंदा इस काबिल नहीं है। मैं सबसे पहले इंसिस्ट करूंगा कि आप मुझे ईमेल करें। अगर मैं इंसिस्ट नहीं करता तो मेरी गलती है। फिर आप चाहे लेटर लिखें, चाहे आप कान में आके बोल जाएं कि हाँ भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हो जाएगी एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि जब मैं ही इस चीज को इंसिस्ट नहीं कर रहा कि मेरी कंडीशन को फॉलो करें, तो कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी वाली चीज आ जाती है। अगर मैं ही नहीं इस चीज को ऑन कर रहा कि मैंने कोई कंडीशन लगाई थी, तो वो कंडीशन फिर इनवैलिडेट हो जाती है, फिर एक्सेप्टेंस वैलिड हो जाती है। ठीक है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले इंसिस्ट करना चाहिए कि नहीं, जिस जैसी कंडीशन में मैंने कहा था, जो कंडीशन मैंने लगाई थी वो कंडीशन पूरी करनी है। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। सेकंड पे, फिर भी कंडीशन पूरी ना हो, ऑफर आप खत्म कर दें। ऑफर ही खत्म कर दें। ठीक है ना, क्योंकि अगला बंदा आपकी कंडीशन को नहीं मान रहा, ऑफर खत्म कर दें। इन दोनों के दरमियान वही चीज़ है कि अगर आपने कितने, मैंने इंसिस्ट नहीं किया कि बाय ईमेल ही मुझे भेजना है अपने इसका रिप्लाई, क्या होगा? एक्सेप्टेंस हो कितने हैं, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिर काउंटर ऑफर इज मेड।
काउंटर ऑफर का एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। बेसिकली होता कुछ इस तरीके से है कि मैं आपको कहता हूँ कि मेरी टूसॉन है 40 मिलियन की, आप कहें नहीं 35। भैया आप कौन है? ठीक है ना, गाड़ी मेरी है, प्राइस मैं डिसाइड करूंगा। आपने कह दिया 35। अब यहाँ पे एक इशू आ जाता है। यहाँ पे इशू आता है कि प्राइस हमेशा ऑफरर डिफाइन करता है। सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपने, टर्म्स एंड कंडीशंस जितनी भी हैं एक कॉन्ट्रैक्ट की, वो सारी की सारी 100% ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस आर डिटरमिन्ड बाय ऑफरर। जो ऑफरी होता है वो या एक्सेप्ट कर सकता है प्रपोजल को या रिजेक्ट कर सकता है, वो उसको चेंज नहीं कर सकता। ये बात आपने याद रखनी है। एक ऑफरी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को, प्रपोजल की टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकता। वो आया एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। यहां पे क्या हुआ है, ऑफरी ने कह दिया कि नहीं 35 मिलियन। अब ये टर्म एंड कंडीशंस के अंदर जो चेंज है ये किसकी तरफ से? ऑफरी की तरफ से। तो जब ऑफरी टर्म्स एंड कंडीशंस सेट करेगा तो टर्म्स एंड कंडीशंस तो हमेशा ऑफरर सेट करता है। ही विल बिकम एन ऑफरर। ठीक है ना? अपने इस एक्ट की वजह से वो ऑफरर बन जाएगा। वो ऑफरर बन जाएगा एक ऐसे प्रपोजल की जिसके अंदर वो गाड़ी खरीदना चाहता है 35 मिलियन की। ठीक है। अब ये ऑफरर बन गया है तो ऑफरी क्या बन गया है? मतलब ये ऑफरर बन गया है, ऑफरी जो है वो ऑफरर बन गया, तो जो एक्चुअल ऑफरर था वो क्या बन गया? वो ऑफरी बन गया। अब वो ऑफरी बन गया कि उसको ऑफर की गई है, तो जो एक्चुअली उसकी ऑफर थी 40 मिलियन वाली, उसके साथ क्या होगा? खत्म हो जाएगी। जैसे ही काउंटर ऑफर आएगी, इसको काउंटर ऑफर कहते हैं, जो 35 मिलियन अगले ने कह दिया ना कि नहीं मैं 35 मिलियन की लूंगा, तो ये 35 मिलियन जो उसने कहा है, इट इज अ काउंटर ऑफर। काउंटर कहते हैं बदले में। उसने ऑफर के बदले में अपनी एक ऑफर दे दी है। ठीक है ना? बदले में उसने अपनी तरफ से एक ऑफर दे दी है, तो ये काउंटर ऑफर कहलाती है। जैसे ही काउंटर ऑफर, जैसे ही कहेगा नहीं मैं 35 मिलियन का खरीद लूंगा आपसे, ये 40 मिलियन वाली ऑफर खत्म हो गई। अब इसमें सरकमस्टांसेस ये आते हैं, ए ने बी से कहा कि मैं गाड़ी बेचूंगा 40 मिलियन की। 40, थोड़ा सा नीट कर लेते हैं इसको। 40 मिलियन की गाड़ी बेचूंगा। बी ने कहा नहीं 35। ए ने कहा मैंने ये एक्सेप्ट नहीं करना। अब क्या बी ए को कह सकता है कि ठीक है फिर 40 मिलियन की सेल कर दो? सोच के बताना। नहीं कह सकता। जब आपने देखा, नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसके मुंह से ये अल्फाज निकले थे कि मैं 35 की खरीदना चाहता हूँ, 40 मिलियन वाली ऑफर खत्म हो गई थी। ऑफर ही नहीं है तो एक्सेप्ट किस चीज को करेगा वो? ठीक है ना? तो जैसे ही काउंटर ऑफर होती है, ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस। काउंटर ऑफर मेड, ऑफर मेड बाय ऑफर इन रिस्पॉन्स टू ओरिजिनल ऑफर। जैसे ही काउंटर ऑफर होती है ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाती है। समझ आ रही है? गुड। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं ऑफर वंस एक्सेप्ट में, सॉरी ये नॉन एक्सेप्टेंस या एक्सप्रेसली रिजेक्शन बाय ऑफर। अगला बंदा रिस्पॉन्स कितने आपकी, आपने कहा था 2 दिन बाद, 2 दिन तक मुझे बताना है, 2 दिन हो गए हैं नहीं बताया उसने। नॉन एक्सेप्टेंस है। उसने एक दिन बाद ही कह दिया कि मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करनी। अब ये क्या है? एक्सप्रेसली रिजेक्शन। ये एक्सप्रेस रिजेक्शन है। अल्फाज में बता दिए कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। दिस इज एन एक्सप्रेस रिजेक्शन ऑफ द ऑफर। तो ये आप, इससे क्या होता है, ऑफर लैप्स हो जाती है। बगले ने कह दिया कि मैंने ऑफर ही नहीं माननी, खत्म होगी बात। मुझे बताएं लैप्स ऑफ ऑफर के अंदर कोई इशू? कोई इशू नहीं। ठीक हो गया। फिर
नीचे कहता है एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी रिवोक्ड। आपने ऑफर की, अगले ने एक्सेप्ट कर ली, अब तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, प्रोवाइडेड बाकी जो वो लीगल कहते हैं इन्फोर्सिबिलिटी पूरी हो जाए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। जब एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो फिर उसको रिवोक नहीं किया जा सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। नॉन परफॉर्मेंस हो जाएगी, आपको पेनल्टी पड़ सकती है, आप पे डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। आपने ऑफर की, अगले ने एक्सेप्ट कर ली, अब आपकी ऑफर रिवोक नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। अब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब सीधा कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म होगा या होगा, इसके अंदर नहीं आ सकता कि आप अब ऑफर को रिवोक करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट ऑफर जो कि हमने आज कवर किया है। कल का हमारा टारगेट है कि हमने एक्सेप्टेंस को देखना है, रेवोकेशन ऑफ ऑफर ये एक्सेप्टेंस को देखना है, और हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह कल हमारे पास होगा थर्सडे, और फ्राइडे को हम इसके पास पेपर्स पूरा कर लेंगे, पास पेपर्स देख लेंगे। सैटरडे को इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 की तरफ मूव ऑन करना शुरू करेंगे। तो चलें जी, कोई इशू यहाँ तक? अब आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी, कोई मसला, कोई पेट में दर्द, कोई सर में दर्द, कुछ भी? चलें जी, फिर बेहतरीन हो गया। आज फिर लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह आपके साथ कल मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।